नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP। तो आज हम चर्चा करेंगे DPSP की यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारत ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। क्या भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है तथा भारत ने इसे आयरलैंड से ग्रहण किया है। क्या भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि DPSP का उल्लेख किया गया है और भारत ने इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है तथा इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एवं सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को लागू करना है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एवं सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को लागू करना है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को लागू करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को लागू करना है। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। संविधान सभा में BN राव के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और क्या तेज बहादुर शत्रु द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। क्या संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी
तथा तेज बहादुर सप्रू ने इसका प्रारूप तैयार किया था। तथा तेज बहादुर सप्रू द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। प्रारूप तैयार किया गया था। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश संविधान सभा के जो सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। और इन्हीं बी.एन. राव के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की सिफारिश संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के द्वारा की गई थी। तथा तेज बहादुर सप्रू द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रारूप तैयार किया गया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रारूप तेज बहादुर सप्रू के द्वारा तैयार किया गया था। वहीं यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की सिफारिश संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं आगे। तो नीति निर्देशक तत्वों में ही प्रस्तावना में निहित सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की अभिव्यक्ति होती है। नीति निर्देशक तत्वों में ही प्रस्तावना में निहित सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की अभिव्यक्ति होती है और इसके अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों को स्थान दिया जाता है। क्या? नीति निर्देशक तत्वों में ही प्रस्तावना में निहित सामाजिक तथा आर्थिक शब्द की अभिव्यक्ति होती है। क्या? नीति निर्देशक तत्वों में ही प्रस्तावना में निहित सामाजिक तथा आर्थिक शब्द की अभिव्यक्ति होती है और इसके अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों को स्थान प्रदान किया जाता है। क्या? इसके अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों को स्थान प्रदान किया जाता है। तो क्या होता है? नीति निर्देशक तत्वों में ही प्रस्तावना में निहित सामाजिक तथा आर्थिक शब्द की अभिव्यक्ति होती है और इसके अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों को स्थान दिया जाता है। यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में निहित सामाजिक तथा आर्थिक शब्द की अभिव्यक्ति कहाँ पर होती है, तो प्रस्तावना में निहित सामाजिक तथा आर्थिक शब्द की अभिव्यक्ति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में होती है, डीपीएसपी में होती है। वहीं यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधीवादी सिद्धांतों को कहां पर स्थान प्रदान किया गया है, तो गांधीवादी सिद्धांतों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्थान प्रदान किया गया है। अब आगे बात करते हैं क्या है जो गांधीवादी सिद्धांत हैं, वह अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 के अंतर्गत निहित हैं। क्या? गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 46, 47
तथा 48 में निहित हैं। गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 के अंतर्गत निहित हैं। गांधीवादी सिद्धांत 40, 43, 46, 47 और 48 के अंतर्गत निहित हैं। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता माना है। क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता माना है। अनूठी विशेषता माना है। क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता माना है। यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता की संज्ञा दी गई, तो वे हो जाते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब बात करते हैं आगे। तो वहीं क्या होता है? ठाकुर दास भार्गव ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का प्राण माना है। क्या? ठाकुर दास भार्गव ने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान का प्राण माना है। ठाकुर दास भार्गव ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान का प्राण माना है। क्या? ठाकुर दास भार्गव ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान का प्राण माना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसके द्वारा भारतीय संविधान का प्राण कहा गया, तो वे हो जाते हैं आपके ठाकुर दास भार्गव। अब बात करें आगे, तो क्या है? संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति यानी कि स्वरूप कैसा है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या? प्रकृति यानी कि स्वरूप। अब बात करते हैं इनकी प्रकृति कैसी है। तो ये क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये शासन के मूलभूत सिद्धांत माने जाते हैं तथा राज्य का ये दायित्व है कि वह विधि निर्माण में निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयत्न करे। अर्थात ये राज्य के लिए केवल सलाहकारी के रूप में कार्य करते हैं, राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं होता है। क्या? यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। क्या है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं, परंतु यह शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। तथा राज्य का यह दायित्व है कि वह
विधि निर्माण के समय, विधि निर्माण के समय इन्हें लागू करे, इन्हें लागू करे। तथा राज्य का यह दायित्व है कि वह विधि निर्माण के समय इन्हें लागू करने का, इन्हें लागू करने का प्रयत्न करे, प्रयत्न करे। तथा राज्य का यह दायित्व है कि वह विधि निर्माण के समय इन्हें लागू करने का प्रयत्न करे। क्या? राज्य का यह दायित्व बनता है कि जब भी वह क्या करे, कोई कानून बनाए तो इनको लागू करने का प्रयास करे, प्रयास करे। अर्थात ये राज्य के लिए केवल सलाहकारी के रूप में होते हैं, यह राज्य के लिए केवल सलाहकारी के रूप में होते हैं और राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं होता है। क्या? अर्थात यह राज्य के लिए केवल सलाहकारी होते हैं, राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं होता है, बाध्य नहीं होता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, स्वरूप कैसा है, तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 37 में किया गया है। फिर भी हमने यहाँ प्रकृति यानी कि स्वरूप के बारे में समझ लिया है। ये क्या है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, परंतु ये शासन के मूलभूत अंग माने जाते हैं या मूलभूत सिद्धांत माने जाते हैं। तथा ये राज्य का दायित्व होता है कि वह विधि निर्माण के समय इन्हें लागू करने का प्रयास करे। लेकिन क्या है, ये राज्य के लिए केवल सलाहकारी के रूप में कार्य करते हैं, राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि राज्य इनको लागू ही करे, राज्य चाहे तो लागू करेगा, नहीं चाहे तो नहीं लागू करेगा। अब बात करते हैं अगली बात करते हैं अनुच्छेदों के माध्यम से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अब समझेंगे। क्या? अनुच्छेदों के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझते हैं। तो बात करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण यानी कि अनुच्छेदों के माध्यम से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण को समझेंगे कि किस प्रकार से बांटा गया। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36, आर्टिकल 36। तो अनुच्छेद 36 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है तथा राज्य का अर्थ वही है जो हमने पीछे पढ़ रखा है। अनुच्छेद 12 में जो राज्य का अर्थ था वही अर्थ अनुच्छेद 36 में भी है। तो क्या है? अनुच्छेद 36। तो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है तथा राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 12 में है। क्या? इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 के अंतर्गत इसके अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है तथा इसमें राज्य का वही अर्थ है, राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 12 का है, अनुच्छेद 12 का है। तो अनुच्छेद 36 क्या है? तो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है
और इसके अंतर्गत राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 12 का है। और अनुच्छेद 12 में हमने राज्य को समझा था। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास देखिएगा, उसमें अनुच्छेद 12 के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37। अनुच्छेद 37 यानी कि आर्टिकल 37 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भागों में दिए गए उपबंधों को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकेगा, इसकी बात की गई है। क्या इसमें दिए गए भागों को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकेगा, नहीं बनाया जा सकेगा। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया कि इसमें दिए गए भागों को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकेगा। क्या? न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकेगा, परंतु ये शासन के मूलभूत हैं। क्या? परंतु ये शासन के मूलभूत हैं। परंतु यह शासन के मूलभूत हैं। अनुच्छेद 37 में क्या बात कही जाती है? तो अनुच्छेद 37 में कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए भागों को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकेगा, परंतु ये शासन के मूलभूत हैं एवं राज्य का ये दायित्व है कि वह विधि निर्माण के समय इन्हें लागू करे। क्या? एवं राज्य का यह दायित्व है कि वह विधि निर्माण के समय इन्हें लागू करे। क्या? अनुच्छेद 37 में दिए गए भागों को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए भागों को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकेगा, परंतु ये शासन के मूलभूत माने जाते हैं एवं राज्य का ये दायित्व बनता है कि वह जब भी कानून बनाए, कोई नया कानून बनाए, तो उस समय वह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38। तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था की स्थापना करे जिससे कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था की स्थापना करे जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय सुनिश्चित हो सके तथा लोक कल्याण की सिद्धि का प्रयत्न करे। क्या? इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था की स्थापना करे जिससे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक
न्याय सुनिश्चित हो सके। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था की स्थापना करे जिससे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके तथा राज्य लोक कल्याण सिद्धि का प्रयत्न करे क्या? तथा राज्य लोक कल्याण की सिद्धि का प्रयत्न करे। तो अनुच्छेद 38 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 38 में कहा गया कि राज्य ऐसी व्यवस्था की स्थापना करे जिससे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था की स्थापना करे जिससे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके तथा राज्य लोक कल्याण की सिद्धि का प्रयत्न करे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 की, आर्टिकल 39, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39। तो अनुच्छेद 39 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य को नीतियों का पालन करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य को नीतियों का पालन करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। क्या? इसके अंतर्गत राज्य को नीतियों का पालन करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। क्या? अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य को नीतियों का पालन करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसी में अब बात कर लेते हैं 39A की। ठीक है, 39 के ए में क्या कहा गया? तो 39 के ए में कहा गया कि राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। क्या? अनुच्छेद 39A में कहा गया कि राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। क्या? राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से जीविका का साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 39 के ए में कहा गया कि राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। वहीं दूसरी बात कही जाती है बी में। अनुच्छेद 39B में कहा गया कि राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक क्या? सार्वजनिक हित की प्राप्ति हो सके। क्या? राज्य भौतिक साधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा
ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हितों की प्राप्ति की जा सके। तो क्या है, अनुच्छेद 39B में क्या बात की गई? तो अनुच्छेद 39B में कहा गया कि राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित की प्राप्ति की जा सके। अब बात करते हैं सी नंबर की। तो सी में कहा गया कि राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि धन तथा उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हितों को हानि पहुंचे। क्या? सी में कहा गया कि राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि धन तथा उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हितों को हानि पहुंचे। क्या? सी में क्या बात की गई? राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि धन तथा उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हितों को हानि पहुंचे। क्या? राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि धन तथा उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केंद्रीकरण न हो पाए जिससे कि सार्वजनिक हितों को हानि पहुंचे। वहीं इसमें डी में कहा गया है कि राज्य स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान करेगा। क्या? डी में क्या बात की गई? डी में कहा गया कि राज्य स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 39 के डी में क्या बात की गई? तो इसमें कहा गया कि राज्य स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। यानी कि स्त्री और पुरुष को जो वेतन दिया जाएगा वह समान दिया जाएगा। वहीं पांचवी बात इसमें कही जाती है ई नंबर पे कि राज्य श्रमिक पुरुषों व स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करेगा। राज्य श्रमिक पुरुषों व स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करेगा। क्या? ई राज्य श्रमिक पुरुषों व स्त्रियों, राज्य श्रमिक पुरुषों व स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति, राज्य श्रमिक पुरुषों व स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करेगा।
का दुरुपयोग नहीं करेगा, नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 39 में कहा गया कि राज्य श्रमिक पुरुषों व स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करेगा। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। क्या? अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40। तो अनुच्छेद 40 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है? राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने, उन्हें अधिक से अधिक शक्तियां तथा संचालन प्रदान करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। क्या? इसके अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने, इसके अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने तथा उन्हें अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने तथा उन्हें अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। अर्थात पंचायती राज की अभिव्यक्ति इसी अनुच्छेद में होती है। अनुच्छेद 40 में ही पंचायती राज की अभिव्यक्ति होती है। क्या लिख सकते हैं? अर्थात पंचायती राज की अभिव्यक्ति इसी अनुच्छेद में होती है। पंचायती राज की अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद में होती है? तो पंचायती राज की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 40 में होती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41। तो अनुच्छेद 41 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने तथा राज्य से लोक सहायता का अधिकार होगा। क्या? इसमें क्या बात की गई? कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने तथा राज्य से लोक सहायता का अधिकार। तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने तथा राज्य से लोक सहायता का अधिकार प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं आगे अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 42 में कहा गया काम न्याय संगत तथा मरणोचित दशाओं में एवं स्त्रियों को प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाएगा। क्या? काम न्याय संगत तथा मरणोचित दशाओं एवं स्त्रियों को प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाएगा। क्या? काम न्याय संगत
न्यायसंगत, मरणोचित तथा मरणोचित दशाओं एवं स्त्रियों के प्रसूति सहायता का उपबंध। क्या? अनुच्छेद 42 में आर्टिकल 42 में कहा गया कि काम में, न्याय संगत में तथा मरणोचित दशाओं में एवं स्त्रियों की प्रसूति सहायता संबंधी जो प्रावधान हैं वे अनुच्छेद 42 के अंतर्गत किए गए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43, तो अनुच्छेद 43 में क्या बात की गई? तो अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी की व्यवस्था की गई है। क्या? कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी की व्यवस्था अनुच्छेद 43 के अंतर्गत की गई है और इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि मजदूर लोगों के लिए कार्य के घंटे निश्चित किए जाएं। क्या? इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि मजदूर लोगों के लिए कार्य के घंटे निश्चित किए जाएं तथा उनके रहने की उत्तम व्यवस्था हो जिससे वे अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।